एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिले में कुरियर सेवाओं के माध्यम से होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस और खाद्य औषधि प्रशासन ने बड़ी पहल की है। कंट्रोल रूम में आयोजित संयुक्त बैठक में जिले की विभिन्न कुरियर और ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में नशीली सामग्री, अवैध दवाइयों और घातक हथियारों की ऑनलाइन एवं कुरियर माध्यम से होने वाली सप्लाई को रोकने पर विशेष चर्चा हुई। पार्सल बुकिंग के दौरान भेजने और प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। कुरियर संचालकों को नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की प्रति लेने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी पार्सल में प्रतिबंधित दवाइयों या संदिग्ध सामग्री होने की आशंका हो तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दी जाए, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। दुर्ग जिले के ग्राम बठेना में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिखी जा रही है। यहाँ महिलाएं अब निर्माण कार्यों में दक्ष होकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा आरसेटी द्वारा 30 दिवसीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें 35 महिलाएं भाग ले रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को आधुनिक निर्माण, तकनीकी गुणवत्ता, मानकों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जा रही है, ताकि वे बेहतर और मजबूत आवास निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह पहल न केवल गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार कर रही है। कौशल विकास से सशक्त बन रही ये महिलाएं आने वाले समय में मजबूत घरों के साथ साथ आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण समाज के निर्माण की आधारशिला भी साबित होगी। कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के स्केटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 से ज्यादा मेडल अपने नाम किए हैं। भिलाई से इस प्रतियोगिता में 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और खास बात यह रही कि सभी खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। खिलाड़ियों की सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और मजबूत इरादे हैं। कई खिलाड़ी चोटिल होने के बावजूद लगातार अभ्यास करते रहे और राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में देश भर से 400 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए थे, लेकिन भिलाई के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बनाई। खिलाड़ियों के मुताबिक वे पिछले 2 महीनों से रोज सुबह 4 बजे उठकर रोड रेस की तैयारी करते थे और इसके बाद 2 घंटे तक रिंग में अभ्यास कर अपनी फिटनेस और स्पीड को निखारते थे। लगन, मेहनत और जुनून का यही परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के स्केटर्स राष्ट्रीय स्तर पर सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। भिलाई नगर पालिक निगम द्वारा शहर को हरित और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से व्यापक पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जोन 5 क्षेत्र के सेक्टर 4 स्थित उद्यान में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जोन आयुक्त अजय गौर के नेतृत्व में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, निगम अधिकारियों, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। उद्यान अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ भारत देने के लिए पौधरोपण बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने पौधे के संरक्षण का संकल्प लिया। नगर निगम ने आने वाले दिनों में भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान जारी रखने की बात कही है। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन जुआ, सट्टा और अवैध पैसों के लेन देन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह पूरा नेटवर्क अन्ना रेड्डी नाम के ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए संचालित किया जा रहा था। कुर्सीपार थाना क्षेत्र के ITI खेल मैदान के पास पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान 81 ATM कार्ड, 62 बैंक पासबुक, 5 चेक बुक, 13 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और हार्ड डिस्क बरामद की है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे। बाद में ATM कार्ड, पासबुक और अन्य दस्तावेज अपने पास रखकर उन्हीं खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टे की रकम को इधर उधर करने में किया जाता था। फिलहाल पुलिस जब्त मोबाइल, बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड की तकनीकी जांच कर रही है।
अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन आज आस्था और उत्साह से सराबोर नजर आया जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस विशेष यात्रा में छत्तीसगढ़ के 1000 से अधिक विशिष्ट जन, पद्मश्री सम्मानित हस्तियां, राज्य एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार और साहित्यकार शामिल हुए। श्रद्धालु अपने साथ प्रदेश के मुख्य शिवालयों की पावन माटी और नदियों का जल कलश लेकर भगवान सोमनाथ को अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव और अटूट आस्था का प्रतीक है। अनेक आक्रमणों के बावजूद मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण भारतीय संस्कृति की अमर शक्ति और श्रद्धा का प्रमाण है। यात्रा को भारत की सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण बताते हुए मुख्यमंत्री ने भगवान सोमनाथ से छत्तीसगढ़ और देश की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र की 3 युवतियां बेहतर रोजगार की उम्मीद में चेन्नई गई थी। उन्हें जशपुर में सिलाई प्रशिक्षण के दौरान नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन चेन्नई पहुंचने के बाद हालात बदल गए। युवतियों का आरोप है कि उन्हें वापस घर लौटने नहीं दिया जा रहा था और घर जाने के लिए प्रति युवती 10,000 रुपए जमा करने की शर्त रखी गई थी। पीड़ित युवतियों ने वीडियो जारी कर प्रशासन और परिजनों से मदद की गुहार लगाई। सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो ने मामले में हस्तक्षेप किया और सरगुजा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। प्रशासन की पहल के बाद तीनों युवतियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। विधायक ने वीडियो कॉल पर युवतियों से बात कर उनकी सुरक्षित वापसी की जानकारी ली और रास्ते में लगातार संपर्क में रहने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक बार बंद करने की सामान्य सी बात ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। बार में शराब पी रहे एक युवक ने वेटर के घर जाने के अनुरोध पर अपना आपा खो दिया। युवक ने पहले वेटर को जाति सूचक गालियां दी, फिर उसका गला पकड़कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित विवेक कुमार कुर्रे, जो बार में वेटर के रूप में कार्यरत थे, ने बताया कि बार बंद होने के समय उसने ग्राहक से घर जाने को कहा था। इसी बात पर आरोपी हर्ष चंद्र आकर भड़क गया। हंगामा बढ़ने पर बार के कर्मचारी और मालिक बीच बचाव के लिए पहुंचे, जिसके बाद मामला शांत हुआ। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और SC एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ विकास खंड अंतर्गत ग्राम बोरसरा में एक कथित आपत्तिजनक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो स्कूल परिसर से जुड़ा है, जिसे कुछ ग्रामीणों द्वारा रिकॉर्ड किए जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया है। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बच्चों के भविष्य निर्माण का केंद्र होता है और ऐसे स्थानों की गरिमा हर हाल में बनी रहनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन और शिक्षा विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा है। अधिकारियों द्वारा वायरल वीडियो की सत्यता और उनसे जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में देर रात पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। राम सागरपारा निवासी 22 वर्षीय रवि यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रवि डीजे ऑपरेटर के रूप में काम करता था। करीब 1 सप्ताह पहले इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर रवि यादव और महेंद्र गंगवानी के बीच विवाद हुआ। मामला मारपीट तक पहुंचा और उसकी शिकायत थाने में भी दर्ज कराई गई। कुछ दिन बाद मामला शांत रहा, लेकिन देर रात कार्यक्रम से लौट रहे रवि का सामना एक बार फिर महेंद्र से हो गया। दोनों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। महेंद्र ने अपने नाबालिग बेटे और अन्य साथियों के साथ मिलकर रवि पर हमला कर दिया। किसी ने चाकू से वार किया तो किसी ने ईंट और लाठी से हमला किया। हमले में अत्यधिक खून बहने से रवि की मौके पर मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे उनके दोस्तों को भी आरोपियों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए कई बड़े चुनावी वादों को धरातल पर उतारने की कोशिश की है। बजट में सबसे पहले एक घोषणा बेरोजगार युवाओं के लिए भरोसा स्कीम की है, जिसके तहत पात्र युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार अगले 2 वर्षों में 1 लाख सरकारी रिक्तियों को भरने का ऐलान किया है, जिसमें
33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 20% बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। 20,000 पुलिस और 50,000 शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, पिंक कार्ड, विधवा पेंशन में 500 रुपए की वृद्धि और अविवाहित छात्राओं को 50,000 रुपए की सहायता जैसी योजनाएं भी बजट का हिस्सा हैं। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि सरकार के 8.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है, लेकिन लक्ष्य विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल का निर्माण करना है। तमिलनाडु विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को राजनीतिक टकराव का मंच बन गया। विपक्षी दल AIADMK ने सदन से वॉकआउट करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें शून्यकाल के दौरान जनता के मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। AIADMK महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार जनहित में जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन स्पीकर द्वारा बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसी बीच DMK और CPIM के विधायकों ने तिरुवल्लुर अमोनिया गैस रिसाव मामले पर विस्तृत चर्चा की मांग उठाई। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 67 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। सदन में बढ़ते हंगामे के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। हालांकि विधानसभा की ओर से आश्वासन दिया गया कि अमोनिया गैस रिसाव जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद लौट रहे 3 दोस्तों की BMW कार हाई स्पीड में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। हादसे की भयावह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार का इंजन वाहन से अलग होकर 30 मीटर दूर जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मृतकों के शरीर के अंग दूर दूर तक बिखर गए। इस हादसे में बदलापुर निवासी योगेश नेगी और बांद्रा निवासी रेबेका जैकब की मौके पर मौत हो गई। वहीं कार चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल है और इसका इलाज ठाणे के जुपिटर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अब सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो की जांच कर रही है जिसमें BMW को 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ते हुए देखा जा सकता है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में आयोजित एक समिट के दौरान अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह धारणा पूरी तरह गलत है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर फैसले लेते हैं। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजराइल और अमेरिका के करीबी सहयोगी जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं और हर मुद्दों पर दोनों की राय समान नहीं होती। इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान को लेकर भी सख्त रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर जारी है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच करीब 80 मिनट तक चर्चा हुई। लेडी वेंस ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के बीच कतर से एक बड़ी खबर सामने आई है। देश के प्रमुख प्राकृतिक गैस आपूर्ति केंद्र बरजान गैस प्लांट में रविवार रात भीषण विस्फोट हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में आग फैल गई। हादसे में कम से कम 54 लोग घायल हुए हैं, जबकि 18 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। विस्फोटक रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो कतर के ऊर्जा उद्योग का अहम केंद्र माना जाता है। कतर लंबे समय से ईरान युद्ध होर्मुज जल डमरू मध्य पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से गैस निर्यात नहीं कर पा रहा था। हाल ही में तनाव कम होने और वार्ता आगे बढ़ने के बाद गैस टर्मिनल को दोबारा चालू करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन पुनः संचालन के दौरान बरजान गैस सप्लाई सेंटर में जोरदार धमाका हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हादसे का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कतर दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस उत्पादकों में शामिल है। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।